नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। घाटशिला उपचुनाव, बाबूलाल सोरेन ने भरा नामांकन, पिता चंपई सोरेन भी रहे मौजूद। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने अपने पैतृक गांव के जाहिर स्थान में पूजा अर्चना की। बाबूलाल सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं और इस उपचुनाव में भाजपा के चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में हैं। नामांकन के दौरान बाबूलाल सोरेन के पिता चंपई सोरेन भी मौजूद थे। वहीं आज प्रमुख सुदेश महतो भी समर्थन देने पहुंचे। बता दें 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। घाटशिला उपचुनाव, जेएमएम ने भी किया नामांकन, सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। घाटशिला उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के बाद झामुमो के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने भी शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को घाटशिला उपचुनाव के दौरान झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री खुद घाटशिला अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी सोमेश सोरेन के साथ खड़े होकर समर्थन जताया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो समेत झामुमो के कई नेता मौजूद रहे। झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र है। उनके आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। 7,200 सहायक आचार्यों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड में करीब 7,200 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को 6 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सरायकेला खरसावां में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण में पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़ अन्य जिलों के लिए चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 11 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होने की वजह से वहां के चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र उस दिन नहीं बटेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को पत्र भेज दिया है। उन्हें सरायकेला खरसावां में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए स्थल का चयन करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की टीम दीपावली के बाद स्थलीय निरीक्षण करेगी। पूर्व सिंहभूम के अभ्यर्थियों को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। राज्य सरकार ने 2 चरणों में 1,218 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसमें 1,040 गणित विज्ञान के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को और गोड्डा के 170 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब 6ठी से 8वीं के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में गणित विज्ञान विषय के 414, भाषा के 813, सामाजिक विज्ञान के 2,718 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं 1ली से 5वीं के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 4,263 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है। इनमें से पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। आदिवासी हुंकार रैली में एकजुट हुआ समाज, कुर्मी एसटी मांग के खिलाफ आदिवासियों ने भरी हुंकार। कुर्मी एसटी मांग के विरोध में आज धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे हैं। इस रैली में रांची के अलावा खूंटी, चतरा, लोहरदगा, मांडर, सिल्ली, गुमला, सिमडेगा, लतेहार समेत कई जिलों से लोग पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़े, तीर धनुष और धार्मिक प्रतीकों के साथ जत्थों में रैली स्थल पर पहुंचे हैं। रैली में झारखंड के सभी 33 आदिवासी समुदायों जैसे मुंडा, संथाल, उराव, खड़िया, हो, बिरहोर सहित अन्य जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए रैली स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 से ज्यादा वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। मंच से वक्ताओं ने कहा कि कुर्मी समाज की एसटी दर्जे की मांग असंवैधानिक है और यह आदिवासियों की अस्मिता पर सीधा हमला है। वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासी समाज अपनी पहचान, परंपरा और अधिकार की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेगा। पलामू में सड़क हादसे में 2 की मौत, स्कूल बस ने आंगनबाड़ी जा रहे बच्चे को कुचला, ट्रैक्टर के टक्कर में युवक की जान गई। पलामू में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक 4 वर्षीय बच्चे और एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। एक घटना में स्कूल बस ने आंगनबाड़ी जा रहे बच्चे को कुचल दिया है, जबकि दूसरी घटना में ट्रैक्टर के टक्कर के बाद बाइक सवार युवक ने दम तोड़ दिया। पहली घटना शुक्रवार सुबह हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दुल्हर गांव में हुई है। दुल्हर गांव निवासी रविंद्र राम का 4 वर्षीय पुत्र मयानंद राम सुबह करीब 8:15 पर आंगनबाड़ी जा रहा था। इसी दौरान वह एक स्कूली बस की चपेट में आ गया और गंभीर घायल हो गया। परिजनों ने मयानंद को तुरंत
हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिजनों में मातम छा गया है और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। ग्रामीणों ने दोषी बस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर दूसरी घटना गुरुवार देर शाम पांकी थाना क्षेत्र के कुनवाई बस स्टैंड के पास हुई है। बहेरी थाना हंटरगंज जिला चतरा निवासी स्वर्गीय संतू सिंह के इकलौते पुत्र अभिजीत कुमार उर्फ दुर्गा की बाइक की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में अभिजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल डाल्टनगंज से रांची ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। धनबाद में 25 लाख की नकली शराब जब्त, अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़, 800 लीटर स्प्रिट बरामद, 50 पेटी शराब बरामद। धनबाद उत्पाद विभाग ने दीपावली से पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तेतुलमारी थाना क्षेत्र के तीला टांड में चल रही एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस दौरान सोनाडिया स्थित सूरज महतो के आवास से करीब 50 पेटी नकली शराब भी जब्त की गई है। उत्पाद विभाग के अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि उन्हें तीला टांड और सोनाडिया इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के लिए निर्माण और बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर दोनों स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान तीला टांड स्थित दिनेश टूडू के घर पर संचालित मिनी फैक्ट्री से लगभग 800 लीटर कच्चा स्प्रिट, एक पंचिंग मशीन, नकली रैपर, खाली बोतलें, ढक्कन और टंकियों सहित कई अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस अवैध फैक्ट्री में प्रसिद्ध ब्रांडों की नकली शराब तैयार की जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार इस शराब को धनबाद के विभिन्न इलाकों में खपाने की योजना थी। जब्त की गई नकली शराब और कच्चे माल का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 25 लाख रुपए है। झारखंड में एक महीने पहले ठंड की शुरुआत, सुबह और रात में बढ़ी सिहरन। आज रांची समेत कई जिलों में छा सकते हैं हल्के बादल। झारखंड में हाड़ जमाने वाली सर्दी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार हिमालय में जमकर बर्फबारी होगी। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। झारखंड में अमूमन 15 नवंबर से सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार मानसून की वापसी के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन ढलते ही तापमान में गिरावट आ रही है। रात में सिहरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम शुष्क बना रहेगा। 18 अक्टूबर को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस माह के अंत तक पूरा राज्य ठंड के आगोश में आ जाएगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह से ही कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, क्योंकि यह वर्ष ला नीनो का है। ऐसे में अन्य साल के मुकाबले इस वर्ष ठंड अधिक पड़ेगी। इस बार हिमालय की बर्फबारी से राज्य का पारा गिरेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि यह साल लानीना का है। लानीना एक तरह से शीत घटना है। जब पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है, तो लानीना की घटना देखी जाती है। यह प्रशांत महासागर की तरह के तापमान के सामान्य से ठंडा होने की एक मौसमी घटना है। लानीना की वजह से इस बार उत्तर, मध्य और पूर्वी भागों में औसत तापमान से 3 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है। इससे ठंड बढ़ेगी। इधर रांची सहित राज्य भर में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो चुका है। सुबह में धूप खिलती है तो दोपहर में आसमान में बादल छा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। डुमरी की कराटे चैंपियन काजल को मिला जयराम महतो का साथ, अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएंगी दम। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के डुमरी प्रखंड अंतर्गत योगिडीह गांव की रहने वाली काजल कुमारी एक होनहार कराटे खिलाड़ी है, लेकिन आर्थिक तंगी और राष्ट्रीय स्तर के कराटे किट की अनुपलब्धता के कारण वह लंबे समय से प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रह जा रही थी। 3 दिन पूर्व काजल की इस पीड़ा के बारे में स्थानीय विधायक जयराम महतो को पता चला, जिसके बाद विधायक ने तत्काल व्यक्तिगत वेतन से कराटे किट उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता की है। अब काजल आगामी 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगी। काजल का सपना है कि वह देश के लिए मेडल जीते और अपने गांव, परिवार और राज्य का नाम रोशन करें। विधायक जयराम महतो ने कहा, काजल एक गरीब परिवार से आती है। जब भी किसी ऐसे होनहार बच्चे को देखता हूं तो मेरा बचपन आंखों के सामने आ जाता है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे बच्चों का भाई बनकर खड़ा रहने का प्रयास करता हूं। यह मेरा प्रण है। मेरी ओर से बहन काजल की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है वह गोल्ड मेडल जीत कर लौटेंगे। संघर्ष जारी है। जोहार। पंचवटी अपार्टमेंट के गार्ड ने टांगी से हमला कर की सुपरवाइजर की हत्या, सरेंडर किया। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित पंचवटी अपार्टमेंट में गुरुवार की देर रात
12 बजे एक हत्या हुई है। अपार्टमेंट में तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने टांगी से हमला कर सुपरवाइजर की हत्या कर दी है। मृतक की पहचान सुनील सिंह के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील सिंह पंचवटी अपार्टमेंट में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। देर रात किसी बात को लेकर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गार्ड ने आवेश में आकर टांगे से सुनील सिंह पर हमला कर दिया। हमले में सुपरवाइजर सुनील सिंह की मौके पर मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या करने के बाद आरोपी सुरक्षा गार्ड मौके से फरार होने के बजाय खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया है और घटना के संबंध में उससे गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश या आपसी मनमुटाव के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। रांची के कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग मामले में आधा दर्जन संदिग्ध हिरासत में, पुलिस की जांच जारी। सीमेंट और छड़ व्यवसाय से जुड़े राधेश्याम साहू पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर रांची पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है, जिनमें 2 बिल्डर और जमीन कारोबारी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए संदिग्धों में रांची के पुंदांग क्षेत्र से जुड़े 2 बिल्डर और जमीन कारोबारी शामिल हैं। पुलिस की कई टीमें इस मामले के उद्भेदन में जुटी हुई हैं और हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि फिलहाल पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। इस बीच पुलिस की एक टीम आसपास के जिलों में शूटरों की तलाश में भेजी गई है ताकि हमले में शामिल अपराधियों तक पहुंचा जा सके। परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज, जमीन विवाद को बताया कारण। वहीं घटना के बाद पीड़ित कारोबारी राधेश्याम साहू के बेटे सज्जन कुमार ने नगरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में सज्जन ने पुरुषोत्तम कुमार और शशि शेखर समेत कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर उनके पिता पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। सज्जन कुमार के अनुसार उनके पिता का पुरुषोत्तम कुमार के साथ 2.5 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 महीने पहले पटना निवासी शशि शेखर ने उनके पिता को फोन पर धमकी भी दी थी और कहा था कि यदि मामला सुलझाया नहीं गया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। धनतेरस से पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप डाउन, टिकट बुकिंग में परेशानी। अफसरों ने तकनीकी वजह बताई, हजारों यात्री परेशान। धनतेरस से एक दिन पहले आज यानी 17 अक्टूबर को आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप डाउन हो चुके हैं। लोग सुबह 9 बजे से रेल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। आईआरसीटीसी की दूसरी सर्विसेज इस्तेमाल करने में भी परेशानी हो रही है। आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सुबह 9 बजे से लोगों ने साइट और ऐप डाउन होने की शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी थी। सुबह 11 बजे तक करीब 6000 लोग इसे रिपोर्ट कर चुके थे। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक वेबसाइट पर 49%, ऐप पर 37% और स्टेशन से टिकट लेने वाले 14% लोगों ने शिकायतें की हैं। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स इस पर नाराजगी जता रहे हैं। इधर आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने कहा कि साइट और ऐप तकनीकी कारणों से डाउन हुए हैं। आईआरसीटीसी पर सुबह 10 बजे एसी क्लास के लिए तत्काल टिकट बुक करने का टाइम होता है, जबकि स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट बुक करने का समय 11 बजे होता है। आईआरसीटीसी के टिकटिंग प्लेटफॉर्म तत्काल बुकिंग खुलने से पहले ही डाउन हो गए। आज तत्काल कोटे से बुकिंग करने वाले लोगों को परेशान होना पड़ा। आईआरसीटीसी पर रोजाना करीब 12.5 लाख टिकटों की सेल होती है। प्रत्याशी घोषित होते ही गहमागहमी बढ़ी। झामुमो के सभी सांसद और विधायक 22 अक्टूबर से घाटशिला में कैंप करेंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। झामुमो ने यहां से दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को और भाजपा ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा है। यह चुनाव झामुमो और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। चुनाव की रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को बुधवार को कांके रोड स्थित सीएम आवास पर बुलाया है। हाई लेवल मीटिंग की एक तैयारी पर बारीकी से चर्चा की गई है। बैठक में हेमंत सोरेन ने सभी सांसदों, विधायकों को 22 अक्टूबर से घाटशिला में कैंप करने का निर्देश दिया। इन सभी को 1-2 पंचायतों की जिम्मेदारी दी जाएगी। वे उस पंचायत में रहकर प्रचार प्रसार करेंगे और पूरे पंचायत की मॉनिटरिंग करेंगे। घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो ने शुक्रवार को स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों के रूप में अनुमति देने और पास जारी करने की मांग की गई है। इस सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, योगेंद्र प्रसाद, हफीजुल अंसारी, सुखदेव कुमार सोनू, सांसद सरफराज अहमद, डॉक्टर महुआ माझी, जोभा मांझी, विजय हांसदा शामिल हैं। एक दिया शहीदों के नाम, शौर्य और श्रद्धा से जगमगाया हजारीबाग शहीद स्मारक।
दीपावली रोशनी का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन हजारीबाग में इस बार दीपों की रोशनी के साथ झलकी शौर्य और बलिदान की चमक। वहीं दूसरी ओर शहीद स्मारक पर सैकड़ों दिए जलाकर उन वीर सपूतों को नमन किया गया है जिन्होंने देश के लिए अपना जान बलिदान कर दिया है। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, एक भावना है, एक संकल्प है कि उन वीर जवानों के प्रति जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। हजारीबाग के स्थानीय परिषद भवन के समीप स्थित शहीद स्मारक सैकड़ों दियों की रोशनी से जगमगा उठा, जहां हर दीप एक नाम था, हर लौ में एक कहानी थी, देशभक्ति और बलिदान की कहानी। शाम होते ही जब दीपक जलाए गए तो पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में गर्व और दिलों में शहीदों के प्रति सम्मान उमड़ पड़ा। सैकड़ों दिए शौर्य और श्रद्धा का प्रतीक बनकर शहीद स्मारक को आलोकित करते रहे। आपको बता दें कि यह आयोजन पिछले 9 सालों से लगातार हजारीबाग में मनाया जा रहा है। रंजन चौधरी और उनकी टीम ने इस परंपरा को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। निवेश के नाम पर खाते में डाले पैसे। IIT ISM धनबाद के सीनियर साइंटिस्ट को शादी का झांसा देकर 44 लाख की ठगी। IIT ISM धनबाद के एक सीनियर साइंटिस्ट से महिला साइबर अपराधी ने शादी का झांसा देकर 44 लाख की ठगी की है। साइंटिस्ट ने रांची के साइबर थाना में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि एक मैट्रिमोनियल साइट पर उनकी पहचान एक महिला से हुई थी। उसने बताया कि वह नीदरलैंड में रहती है। साइंटिस्ट और महिला में शादी की बात होने लगी। महिला ने कहा वह शादी तभी करेगी जब वे दोनों के भविष्य के लिए निवेश करेंगे। महिला की बातों में आकर साइंटिस्ट निवेश करने को राजी हो गया। महिला ने एक बैंक खाता भेजकर कहा कि इसी खाते में पैसे डालने हैं। साइंटिस्ट ने महिला के बताए गए खाते में धीरे धीरे पैसे डालना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसने 44 लाख रुपए उस खाते में डलवा लिए। झारखंड में इस साल सितंबर तक साइबर ठगी के 15,081 मामले नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। जनवरी से सितंबर तक दर्ज इन मामलों में 142 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। साइबर पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए वापस कराए हैं और 2 करोड़ 44 लाख रुपए फ्रीज कराया गया है। जमुआ पाचंबा मार्ग पर 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर। दोनों वाहन सड़क किनारे गड्ढे में गिरे। एक ड्राइवर घायल। पुलिस ने वाहन किया जब्त। गिरिडीह के जमुआ पाचंबा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार तड़के एक सड़क हादसा हुआ। जमुआ थाना क्षेत्र के चंदा मोड़ के पास 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्राइवर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक 207 पिकअप माल गाड़ी गिरिडीह से जमुआ की ओर जा रही थी। वहीं एक टेम्पो गाड़ी मुर्गी लोड करने के लिए आ रही थी। चंदा मोड़ के पास दोनों गाड़ियों का नियंत्रण बिगड़ने से यह टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे। टेम्पो का पिछला हिस्सा अलग हो गया है। इस घटना में एक ड्राइवर को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तेज गति और सुबह में कम दृश्यता को दुर्घटना का कारण बताया गया है। रांची में 50 लाख से 2 करोड़ तक की 36 कारें बुक। पिछले साल से 40% ज्यादा बिकेंगी। धनतेरस के लिए रांची का ऑटोमोबाइल बाजार सजकर तैयार है। इस बार सिर्फ आम बजट की गाड़ियां ही नहीं बल्कि BMW, ऑडी और जीप जैसी महंगी और प्रीमियम ब्रांड्स की गाड़ियों के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ा है। 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की 36 कारों की बुकिंग हो चुकी है। धनतेरस के दिन इनकी डिलीवरी की जाएगी। BMW शोरूम से 2 करोड़ की 7 सीरीज, 1 करोड़ 40 लाख की 2 X7 की बुकिंग हुई है। इस शोरूम से 50 लाख से 2 करोड़ तक की कुल 16 गाड़ियों की बुकिंग की गई है। यह बिक्री पिछले साल से 20% ज़्यादा है। ऑडी शोरूम से भी 8 गाड़ियों की डिलीवरी दी जाएगी। इनमें से 1 करोड़ 40 लाख की Q8 शामिल है। रांची ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 40% ज़्यादा गाड़ियों की बुकिंग हुई है, जो रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा 5 से 20 लाख तक की कारें बुक की गई हैं। राम रेखा महोत्सव में शामिल होने के लिए सिमडेगा डीसी कंचन सिंह ने मुख्यमंत्री को दिया निमंत्रण। उपायुक्त सिमडेगा कंचन सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर आगामी 4, 5 और 6 नवंबर को आयोजित होने वाले राम रेखा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर इसका शुभारंभ करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री से हुई भेंट के दौरान उपायुक्त ने बताया कि राम रेखा धाम सिमडेगा जिले का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाला स्थल है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस महोत्सव को राज्य स्तर पर विशेष पहचान दिलाई जाए और उनकी उपस्थिति से आयोजन को नई ऊंचाई मिलेगी। महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और आम जन की भागीदारी से जुड़े विविध आयोजन प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है और आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रोफेसरों की प्रोन्नति पर लगी जेपीएससी की मुहर। 6 विश्वविद्यालयों के 488 शिक्षकों को दिवाली से पहले मिली बड़ी सौगात।
झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने लंबे समय से लंबित 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदोन्नति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग ने दीपावली से ठीक पहले राज्य के 6 विश्वविद्यालयों के कुल 488 शिक्षकों को स्टेज 1 से स्टेज 2 में प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी है। यह प्रोन्नति विश्वविद्यालय प्रोन्नति नियमावली 2010 के तहत की गई है। गुरुवार को जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा, डॉक्टर जमाल अहमद और सचिव संदीप सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने प्रोन्नति सूची पर मोहर लगाई है। आयोग ने बताया कि कोल्हान विश्वविद्यालय और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण वहां के शिक्षकों की प्रोन्नति फिलहाल लंबित रखी गई है। जेपीएससी सचिव संदीप सिंह ने कहा कि यह निर्णय राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। जिन मामलों में आवश्यक कागजात लंबित हैं, उन्हें नवंबर तक निपटाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि कोई योग्य शिक्षक न छूटे। इस बैठक में आयोग ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सह चीफ साइंटिस्ट पद के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने का भी निर्णय लिया है। मनरेगा में घोटाले पकड़े जाने पर बिचौलियों ने सोशल ऑडिट टीम को धमकी दी। सोशल ऑडिट के दौरान मनरेगा की योजनाओं में भारी गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद बिचौलियों ने सोशल ऑडिट टीम को धमकाया है। बिचौलियों के अनुसार रिपोर्ट नहीं बनाने पर ऑडिट टीम को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी गई है। ग्राम सभा को बाधित किया गया है। पंचायत भवन पहुंचकर टीम को गालियां दी गई हैं। ऑडिट टीम द्वारा मामले की जानकारी हजारीबाग के उपायुक्त सह अन्य अधिकारियों को दिए जाने के बाद ऑडिट टीम की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मामला हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड से संबंधित है। बड़कागांव के बादल पंचायत में मनरेगा के सोशल ऑडिट का काम 11 अक्टूबर से चल रहा है। पंचायत में सोशल ऑडिट का काम शुरू होते ही बिचौलियों ने टीम पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। बिचौलियों ऑडिट टीम पर रिपोर्ट में गड़बड़ी का उल्लेख नहीं करने के लिए दबाव बना रहे थे। रिपोर्ट में गड़बड़ी का उल्लेख करने पर ऑडिट टीम को पीटने की धमकी भी दे रहे थे। साथ ही यह भी कह रहे थे कि पिछली बार ऑडिट के दौरान बात नहीं मानने वाले टीम लीडर की पिटाई की गई थी। झारखंड पुलिस की विभागीय परीक्षा 519 में से सिर्फ 112 पुलिसकर्मी सफल। दोबारा मूल्यांकन पर भी निराशा। झारखंड पुलिस की विभागीय परीक्षा के परिणाम चिंताजनक रहे हैं। दोबारा मूल्यांकन कराने के बाद भी सफलता दर काफी कम रही। 519 में से सिर्फ 112 पुलिसकर्मियों में ही परीक्षा में सफल हुए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीटीसी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद कुल 519 पुलिसकर्मियों ने आवेदन देकर फेल हुए विषयों के पुनः मूल्यांकन के लिए अनुरोध किया था। पुलिस मुख्यालय ने इन अनुरोधों के आधार पर नियमानुसार पुनः मूल्यांकन कराया, जिसमें पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए अंक सीट और उत्तर पुस्तिका में दिए गए प्राप्तांकों के आधार पर संशोधित रिजल्ट तैयार कर प्रकाशित किया गया है। संशोधित रिजल्ट के अनुसार पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले 519 पुलिसकर्मियों में से केवल 112 पुलिसकर्मी ही सफल हो पाए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि विभागीय परीक्षा में पुलिसकर्मियों की सफलता दर बहुत कम रही है। 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 80,000 की ठगी और मोबाइल झपटमारी का खुलासा। जिला पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल झपटमारी और ऑनलाइन ठगी की वारदात में शामिल थे। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अमन कुमार चौधरी और विजय कुमार चौधरी, दोनों निवासी भुरभुरा मोड़, वार्ड नंबर 22, हनुमान मंदिर के पास, थाना रिखिया के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साइबर डीएसपी राजा मिश्रा ने बताया कि 15 अक्टूबर को कृष्णापुरी मोहल्ले में राकेश रोशन नामक व्यक्ति के साथ मोबाइल झपटमारी की घटना हुई थी। 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनका मोबाइल छीन लिया था। जांच में पता चला कि मोबाइल छीनने के कुछ ही घंटों बाद उनके बैंक खाते से 80,000 की निकासी की गई है। अगले दिन पीड़ित की पत्नी के खाते से भी 11,418 रुपए आरोपी अमन कुमार चौधरी के अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। पीड़ित राकेश रोशन ने अपने स्तर से जाँच कर यह पता लगाया कि इस घटना को अमन कुमार चौधरी और उसके छोटे भाई विजय कुमार चौधरी ने मिलकर अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की थी। विनय सिंह की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा एसीबी के पास है सबूत। वन भूमि घोटाले में गिरफ्तार ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। विनय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि एसीबी के पास विनय सिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ठोस सबूत में है। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। विनय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की। वहीं एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया और अभिषेक कृष्ण ने पक्ष रखा। बता दें कि विनय सिंह को एसीबी ने 26 सितंबर को हजारीबाग में हुए वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था। विनय सिंह के बाद एसीबी ने इसी केस के दूसरे आरोपी विजय सिंह को सोमवार को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है। बीएड की इंटर्नशिप के लिए 35 किलोमीटर दूर स्कूलों का आवंटन, छात्र परेशान।
बीएड सत्र 2024 से 26 के कई छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप के लिए कॉलेज से 35 किलोमीटर दूर के स्कूलों का आवंटन किया गया है। इस जानकारी के बाद छात्र परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि हर दिन आने जाने में 70 किलोमीटर की दूरी करने में परेशानी हो रही है। छात्र छात्राओं ने डीईओ को आवेदन देकर आवंटित विद्यालय में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है। डीईओ दफ्तर पहुंचे बीएड के सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं ने कहा कि वे लोग तथागत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोरा पीपल के प्रशिक्षु हैं। हम लोगों को गोसाइडिया मध्य विद्यालय से बदलकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बस्तीपुर आवंटित किया गया है। कॉलेज से 35 किलोमीटर की दूरी है। आने जाने में आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट पदों के लिए निकाली गई भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 21 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 4,388 पदों पर की जा रही है। यदि आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। पुरानी डीपीआर के तहत ही तैयार किया जाएगा फ्लाईओवर। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर से 7 मीटर व जमीन से 14 मीटर तक ऊंचा होगा हरमू रोड फ्लाईओवर। रांची के लिए बहुप्रतीक्षित 4 लेन हरमू रोड फ्लाईओवर निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। पुरानी डीपीआर के तहत पथ निर्माण विभाग के अधीन झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। टेंडर निकालने के बाद आए आवेदनों का स्क्रूटनी शुरू हो गई है। बहुत जल्द एजेंसी फाइनल करके इसके निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है। नवंबर से दिसंबर तक इसका निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यह फ्लाईओवर रातू रोड चौक पर रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर से 7 मीटर और जमीन से कुल 14 मीटर ऊंचा होगा। पहले एसीबी दफ्तर से पास रैंप केवल उतरने के लिए था। अब इसमें चढ़ने की भी व्यवस्था रहेगी। सहजानंद चौक में भी चढ़ने एवं उतरने दोनों की सुविधा होगी। फ्लाईओवर निर्माण के पूर्व वीआईपी मूवमेंट के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया जाएगा। वीआईपी वाहन मछली घर राजभवन होते हुए जाकिर हुसैन पार्क के पास रातू रोड फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे। आईटीआई इटकी रोड में उतरकर हेहल होते हुए भाजपा दफ्तर के समीप हरमू में एंट्री करके विधानसभा आदि क्षेत्रों में जाएंगे। 3 साल से नाले के गंदे पानी के बीच गुजर बसर करने को मजबूर है लोग। प्रशासन मौन। जिले के महेशमारा स्थित नेक्सा शोरूम के सामने की गली इन दिनों नर्क जैसे हालात झेल रही है। सड़क पर लगातार बह रहे नाले के गंदे पानी ने इलाके को रहने लायक नहीं छोड़ा है। मोहल्ले के लोगों को दिन रात गंदगी और दुर्गंध के बीच गुजर बसर करनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से इस समस्या से जूझने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सड़क पर नाले का पानी हर वक्त बहता रहता है, जिससे लोगों को घर से निकलने में भी परेशानी होती है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि इस गंदगी के कारण अब डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि रात को घरों में बैठना मुश्किल हो गया है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हम लोग दिन रात गंदे पानी से होकर निकलते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें कपड़े तक बदलने पड़ते हैं, लेकिन नगर निगम या प्रशासन को हमारी फिक्र नहीं है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से आवश्यक सूचनाएं मांगी। सरकारी कर्मियों के लिए राज्य एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रही सरकार। सरकारी कर्मियों के लिए राज्य सरकार एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रही है। करीब 2 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवाकाल की संपूर्ण जानकारियां इसमें दर्ज की जाएंगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र भेजते हुए आवश्यक सूचनाएं मांगी हैं। सूचनाएं मिलने के बाद डीडीओ स्तर पर बिल मैनेजमेंट सिस्टम में कर्मियों की ऑनलाइन दर्ज विवरणी को संशोधित किया जाएगा। वित्त विभाग के उप सचिव ज्योति झा ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि वित्त विभाग द्वारा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास किया जा रहा है। इसके माध्यम से राज्य सरकार के कर्मियों के सेवा काल की संपूर्ण वित्तीय जानकारियों का लेखा जोखा इसमें होगा। पे स्केल, प्रमोशन, एसीपी, एमएसीपी, पेंशन और एडवांस आदि की जानकारी एक स्थान पर ही उपलब्ध होगी। वित्त विभाग के उप सचिव ने कहा कि ईसीएस में सरकारी कर्मियों की संपूर्ण जानकारी होने से विभागों द्वारा कर्मियों के विभिन्न मांगों पर समुचित निर्णय लेने में सुविधा होगी। संबंधित कर्मी भी इससे अपडेट रहेंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि कर्मियों से संबंधित प्राथमिक जानकारियां डीडीओ स्तर के बिल मैनेजमेंट सिस्टम में डीडीओ द्वारा सही दर्ज की जाए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।